आ गए वो, स्टार्ट कर दिया। ओके गुड, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसका मतलब होता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हुए हैं एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus. In an atom. ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम ए लेवल्स में आकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें एडवांस्ड है। इसको मैंने मिटाया इसलिए क्योंकि पहले मुझे यहाँ पर वो सिलेबस का पार्ट कॉपी करना है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। चलिए, ये पार्ट हमें पढ़ना है 1.3। ये यहाँ कॉपी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर कहा हुआ है इन 1.3 ईच, पहले तो इसकी जो मेन हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन 1.3 each atom or ion described will be in the ground state। अब ये आपके लिए एक नई वर्ड है, ग्राउंड स्टेट। ये भी आपको क्लियर होगी। ओनली द एलिमेंट हाइड्रोजन टू क्रिप्टन विल बी असेस्ड। और आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टन तक की आपने पढ़नी है। यानी कि जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना है, ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो पार्ट है ना, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, आज की क्लास से इसी को समझाने में थोड़ी बहुत निकल जाएगी। ठीक है, हम जल्दी जल्दी आगे नहीं जा सकते इसके अंदर, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और आप देख रहे हैं टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 9 लर्निंग आउटकम्स हैं। तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स को समझना है कि व्हाट इज शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सो ऑन।
मैंने आपको जैसे बताया कि अरेंजमेंट of electrons around the nucleus of an atom is called electronic configuration. उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. अब हम ये कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, electrons are arranged in following order. जो नीचे ऑर्डर बताया हुआ, तरीकेकार बताया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए होते हैं. वो ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स are inside an orbital which is inside a subshell which is inside a shell. या आप इसको यूं लिख सकते हैं कि एक शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. किसी भी तरह आप इस बात को बोलें, बात एक ही है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह होते हैं. तो इन टर्म्स को पहले आपने समझना है. सही. होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये समझना है कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम है इस दुनिया में, कंटेन्स 7 शेल्स. हर एटम में 7 शेल्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज, और इन्हीं शेल्स को अब हम कहेंगे ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. इन्हीं को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहा जाता है. और उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन नंबर्स को. ठीक है. ये सारी बातें मैं आहिस्ता आहिस्ता एक टेबल फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर एटम में 7 शेल्स होते हैं और उन शेल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहा जाता है. जैसे फर्स्ट शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1n1 कहा जाएगा, शेल 2 को, सेकंड शेल यानी कि के शेल को सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाएगा. अच्छा, अब इसके बाद जैसे हमने कहा शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, तो किस शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? ईच शेल कंटेन्स सब शेल्स इक्वल टू n. यानी कि जो n की वैल्यू होगी उतने उसके अंदर सब शेल्स होंगे. यानी कि n अगर 1 है तो उसके अंदर ओनली 1 सब शेल होगा.
n अगर 2 है तो उसके अंदर ओनली 2 सब शेल्स होंगे एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 7th शेल है, उसका शेल का नंबर 7 है, उसको 7th शेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 7 सब शेल्स होंगे। ठीक है, बेटा n की वैल्यू गिवन होगी। ये तो अभी एक थ्योरी है जो आप पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा आगे चलें तो आपको थोड़ा समझ में आए, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर n की वैल्यू वगैरह। अच्छा जी, दीदी अभी ड्रॉ कर रहे हैं, रुक जाए। इसके बाद सब शेल्स आर गिवन सिंबल्स, सब शेल्स के सिंबल्स होते हैं S P D F G H N I, ये सब शेल्स के सिंबल्स हैं। टोटल 7 सब शेल्स होते हैं, उनके सिंबल्स हैं S P D F G H N I। आपके पास सिर्फ S P और D सिलेबस में, बाकी आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। ठीक है, the first sub shell in any shell is always S। ठीक है, followed by P and then D। ठीक है, ये बातें अभी मैं आपको, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा इतनी क्लियर नहीं होंगी। पहले मुझे आगे की स्टेटमेंट्स लिखने दें, फिर मैं पूरी टेबल फॉर्म में ये बात बता रहा हूँ आपको। Each subshell contains orbitals। हर सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं। S P एंड D के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद लास्ट में each orbital can hold maximum of 2 electrons। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, नहीं फौजन भाई, ये नहीं लिखवाया मैंने आपको। अब जो मैंने लिखवाया है वो मैं
टेबल की फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अब जरा यहाँ देखिए। अच्छा यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको लिखवाया है, सबसे पहले आपको जो थ्योरी मैंने बताई है वो ये है कि हर एटम के अंदर सबसे पहले आपको समझना है कि हर एटम के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले शेल होते हैं। शेल को शो करते हैं एक नंबर से n से, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम में 7 शेल हो सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू जो हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है। n की वैल्यू हो सकती है 2, n की वैल्यू हो सकती है 3, n की वैल्यू हो सकती है 4, इसी तरह आगे जाकर 5, 6 एंड 7। तो हमारे पास आप समझें कि 4 के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की। जब आप 4 तक समझ लेंगे ना, n4 तक, तो आगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने ऊपर वाले लाइन में लिखे हुए हैं, ये मैंने क्या लिखे हुए हैं, शेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर शेल के अंदर, मैंने आपसे कहा हर शेल के अंदर क्या होते हैं, शेल के अंदर होते हैं, हर शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, जिनका नाम है एस, पी और डी, ठीक है, ये होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो n की वैल्यू होगी ना, उतने ही उसमें सब शेल होंगे। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है, तो उसके अंदर एस पी डी में से सिर्फ एक सब शेल होगा, और वो हमेशा पहले एस होता है, ठीक है। तो वन में हमेशा पहले एस होगा, 2 में दो होंगे, 2 में एस भी होगा, साथ में 2 में पी भी होगा, 3 में सबसे पहले एस होगा, फिर उसके बाद 3 में पी होगा, और फिर 3 में डी होगा। 4 में 4 हो जाएंगे, 4 में पहले एस होगा, फिर 4 में पी होगा। हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो जाएगा 4 पी तक, बट आप ये गेस कर सकते हैं कि आगे 4 में डी होगा, और फिर 4 में आगे जो नंबर आएगा वो इस सब शेल का आएगा जो मैंने ऑर्डर में लिखा था आगे, एफ। ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपसे एग्जामिनर यहाँ तक नहीं पूछेगा। और एफ, आपके पास सिलेबस में 4 डी भी नहीं आने वाला, और ना ही सिलेबस में 4 एफ आने वाला है। आप 4 बी पे रुकने वाले हो, क्योंकि आपने क्रिप्टन तक की कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, तो क्रिप्टन 4 पी पे रुक जाता है। यहाँ से क्या बात साबित हुई, यहाँ से ये बात साबित हुई कि जो एन की वैल्यू होगी ना, वो एक्चुअली ये बता रही होगी कि उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं। यानी कि अगला जो एन की वैल्यू है, जो मैंने टेबल में नहीं लिखी 5, उसकी 5 का मतलब है उसमें 5 सब शेल हैं, और वो 5 सब शेल कहाँ जाके स्टार्ट होंगे, 5s से स्टार्ट होंगे। 5 में पी भी होगा, 5 में डी भी होगा, 5 में एफ भी होगा, फिर ऊपर 5 में जी भी होगा। फिर जो एन की वैल्यू 6 होगी वो उस हिसाब से होगी। पहले तो बताएं, ये स्टेटमेंट समझ में आई सबको? यहाँ तक टेबल क्लियर है सबको?
अब मैंने क्या बताया था कि सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं भाई, चैट में लिख के बताएं, सब शेल्स में क्या बताया था कि सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं? ऑर्बिटल इस बॉक्स को कहते हैं, दिस बॉक्स इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। अब ये होते हैं ऑड नंबर में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जहां s होगा वहां पर एक ऑर्बिटल होगा, जहां p होगा वहां 3 ऑर्बिटल बनाने हैं, और जहां d होगा वहां आपने 5 ऑर्बिटल बनाने हैं। अब वन में सिर्फ s है, तो वन में आपने क्या करना है, वन में आपने सिर्फ एक ऑर्बिटल बना के छोड़ देना बस, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे आपके पास? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि एक ऑर्बिटल में क्या बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में? मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ओ लेवल में यही पढ़ा था ना, आपने ओ लेवल में ये पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यही पढ़ा था ना आपने कि शेल की वैल्यू अगर 1 हो, फर्स्ट शेल हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? आपने ओ लेवल में पहली वाली बात शेल पढ़ी थी और डायरेक्ट लास्ट बात पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता है ओ लेवल में कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने बीच में ये नहीं पढ़ा था कि शेल में एक्चुअली पहले सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। आज हम वो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि सेकंड शेल में क्या पढ़ा था आपने ओ लेवल में कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको रिवर्स में काम करते हैं, ठीक है, रिवर्स में चलते हैं। सेकंड शेल में आप मुझे बता रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि अगर एक ऑर्बिटल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे बताओ 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 8 ऑर्बिटल रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे ना, 4 ऑर्बिटल, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया। अब देखो 4 ऑर्बिटल कैसे होते हैं। एक ऑर्बिटल होगा s का, ठीक है, कि s में एक ऑर्बिटल होता है। और p में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने आपको? p में कितने ऑर्बिटल बताए थे? p में मैंने आपको, जी भाई, p में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने आपको कि p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो s का ऑर्बिटल 1 और p के ऑर्बिटल 3 मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? s का ऑर्बिटल 1, p के ऑर्बिटल 3 मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। s के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 2। p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 6। इसलिए इस पूरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस पूरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा सेकंड शेल वाली? अब मुझे बताओ थर्ड शेल में कितने सब शेल हैं? सब शेल्स कितने हैं? सब शेल कितने हैं थर्ड शेल में? जी 3 सब शेल्स हैं।
अच्छा पहला है S, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? S में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक। P में कितने ऑर्बिटल होंगे? P में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। अब D में कितने ऑर्बिटल बनाऊं? 5। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए आपके? टोटल ऑर्बिटल 9 हो गए। जो ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 2। फिर जो 3 ऑर्बिटल हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 6। और ये जो फिर 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? 18। इसलिए थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। अच्छा ये वो पॉइंट है जहां पर आकर ओ लेवल के कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने ओ लेवल में ये पढ़ा होता है कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। देखें, जब मैं अपने ओ लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मेरी क्लास के कोचिंग के भी हैं, उनको अब ये बात समझ में आई होगी। मैंने उन्हें क्लियरली बताया भी था, उनके नोट्स में भी लिखा होगा कि थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो 18 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है। पर हम उसमें 8 अप टू 8 फिल करेंगे ओ लेवल में, और हम उसको बाकी ऊपर तक क्यों फिल नहीं करते, ये आप ए लेवल में सीख लोगे। सही है। तो उनको कभी भी मैंने ये नहीं बताया कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मैंने उन्हें बताया कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर आएंगे अभी 8 फॉर रीजंस जो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ओ लेवल से ये पढ़कर आए होते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब शेल में 8 8 8 8 कर देने होते हैं। ये तो टोटली गलत बात है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है। हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है। किसी को अगर माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, किसी को फॉर्मूला पता है जिससे आप ओ लेवल में ये पता करते थे किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ओ लेवल में एक फॉर्मूला था। हेलो। सर 2n² था। जी 2n² था। 2n² से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आते थे। तो जैसे कि अगर आप पहले शेल पे अप्लाई करें, तो पहले शेल पे n की वैल्यू क्या है? जी भाई, किसने बताया था? ये वही माइक अनम्यूट रखे। सर 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इंटू 2 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे? 2। सही है। सेकेंड शेल पे अप्लाई करें 2n², n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4। 4 टाइम्स 2 इज 8 आ गया। तो जब आप थर्ड शेल पे अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू है 3। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टाइम्स 2 इज 18। तो ओ लेवल में ये फॉर्मूला था आपके पास। आई डोंट नो कि सब बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मैं तो बताता हूँ स्टूडेंट्स को। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ओ